चलो, ब्रेक में जाने से पहले हम लोगों ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर एक कंसेप्ट देखा था जो था वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के अंदर डिस्चार्ज कैसे निकाला जाता है उसका हमने पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन किया था। बहुत छोटी छोटी चीजें थी जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। वो कौन कौन सी चीजें को ध्यान दो। वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको पाइप में इंस्टॉल करके आप डिस्चार्ज का पता लगा सकते हैं। वेंचुरीमीटर के अंदर इस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या है कि यहाँ पे एक कॉनिकल अरेंजमेंट होगा जो कि कैसा है, कन्वर्जिंग है। उसके बाद में कांस्टेंट डायमीटर, फिर डाइवर्जिंग सेक्शन आएगा, है ना। और ये डाइवर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ है वो बड़ी है कन्वर्जिंग सेक्शन से, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने दो पॉइंट्स लिए। पहला पॉइंट तो आप जो भी आप डिवाइस लगाते हो उससे पहले लिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपने थ्रोट पर ले लिया या उसके बाद में लेते हैं ना। तो यहाँ पर आपके पास में जो दो पॉइंट्स है जिस पर आपको स्टडी करनी है वो आपका बिफोर दिस डिवाइस फ्लो की सिचुएशन क्या थी और थ्रोट पर सिचुएशन क्या है। तो ये दो पॉइंट्स लिए और ये वेंचुरीमीटर मेरा हॉरिजॉन्टल था। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में हमने कौन सी इक्वेशन लगाई है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन जब लगाई है तो बर्नौली इक्वेशन दो तरीके से लिखी जाती है। एक तो आपके पास में था P1/ρg + V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g + Z1, दिस इज इक्वल टू P2/ρg + V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g + Z2। अगर सिर्फ आप इतना लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, आपने लॉसेस को कंसीडर नहीं किया है। तो ये थ्योरेटिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इस थ्योरेटिकल इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, P1 - P2/ρg निकाला, वो इसके बराबर था। फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर का मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट पे प्रेशर का मतलब क्या है। तो इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड हेड, जो भी लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा था वो इधर पाइप में घुसेगा। तो इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड ये प्रेशर हेड है ना। तो नोट कर लो, दिस इज द pressure head in terms of the given liquid, pressure head in terms of given liquid। आपको जो भी गिवन लिक्विड था रो डेंसिटी वाला, उसकी टर्म्स में ये प्रेशर हेड कहलाता है ना। आप जब H निकालते हो तो H अलग अलग मैटर होता है, तो अलग अलग बातों पर वो डिपेंड करता है। अभी बेसिकली ये लिक्विड हेड है, ये आपका गिवन लिक्विड की टर्म्स में है ना। तो P1 - P2/ρg जब आपने यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन से प्रेशर आपने निकाले तो P1 - P2 आपको मिल रहा था कि वो H के बराबर है, दैट इज डिवाइडेड बाय ρg। यानी कि जो प्रेशर हेड मिला, जो डिफरेंस हेड मिला, डिफरेंशियल प्रेशर हेड जो मिला वो किसके बराबर है, वो H के बराबर है। तो V2 स्क्वायर - V1 स्क्वायर बराबर 2gh आया। दो वेलोसिटीज एक ही एक्सप्रेशन में है, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन आपने कंटिन्यूटी की बनाई और किसी भी एक वेलोसिटी को आपने इसमें रख करके एलिमिनेट कर दिया। जो भी वेलोसिटी आपकी आई है उसको रेस्पेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डिस्चार्ज मिला। ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। एक्चुअल डिस्चार्ज थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एनर्जी के लॉसेस आते हैं। तो उसको लेने का तरीका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एक टर्म लगा देते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, क्या है वो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का रेशियो है, नोट कर लो एक अलग से। इसको हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट कहते हैं ना, तो इसको भी लिख लो आप। ये पूरा टॉपिक आएगा डिटेल में भी थोड़ी देर बाद। हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट ये कहलाता है। तो तीन हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट मैं आपको बताऊंगा, Cc, Cd और Cv। तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं डिफाइन करता जाऊंगा। इनको लेबोरेटरी में कैसे निकाला जाता है ये अलग टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। ये हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहलाएगा। दिस इज द हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। Cd इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, है ना। चलो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन को एक्चुअल टर्म्स में लगाता तो कहां पर क्या डिफरेंस आता है ना, उस पर नजर रखो जरा। यहां पर मुझे बताओ जरा कि अगर हम एक्चुअल टर्म्स में लगाते हैं तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट पर एनर्जी है। यहाँ पर फर्स्ट से जब सेकंड पे गए तो एनर्जी किसकी ज्यादा, इसकी या इसकी? अगर एक्चुअल पे देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एनर्जी घटती जाती है। तो यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ एनर्जी कम होगी, है ना। तो आप लिख लो जरा, बेसिकली E1 अगर आप कैलकुलेट करो, E2 आप कैलकुलेट करो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एनर्जी घटती जाती है। जैसे जैसे आगे फ्लो होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी घटती जाती है। और E1 और E2 के डिफरेंस को क्या कहते हैं, हेड लॉस कहते हैं। तो हेड लॉस क्या हो जाएगा, E1 - E2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हेड लॉस देखें तो वो E1 - E2 है। तो देखो बर्नौली इक्वेशन में जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था वो E1 है, जो राइट हैंड साइड पे लिखा था वो E2 है। तो अगर E1 और E2 को मतलब बराबर करने वाली इक्वेशन लगानी है तो क्या यहाँ पे हेड लॉस देना पड़ेगा, है ना, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पर, तब जाकर के वो E1 के बराबर होगी। और वो एनर्जी कितना कितना वहां पे डिफरेंस होगा, वो हेड लॉस के बराबर है। बेसिकली आप ये लगा रहे हो। अगर आप बर्नौली इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपने E1 = E2 + HL बनाया है, यही लिखा है मैंने इस जगह पर। E1 बर्नौली इक्वेशन की तीन टर्म फर्स्ट सेक्शन पर, E2 बर्नौली इक्वेशन की तीन टर्म
सेकंड सेक्शन पर, है ना। तो यहाँ पर हेड लॉस आया। अब मुझे बताओ जरा, इसको जब रीअरेंज किया तो हेड लॉस कहाँ पर आएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ पे हेड लॉस चल रहा है प्लस में, v2 वाली टर्म जहाँ बैठी हुई है वहीं पे प्लस एचएल है, तो यहाँ पे प्लस एचएल आएगा। इधर करूंगा तो माइनस एचएल हो जाएगा, क्या इधर करें तो माइनस एचएल आ गया। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको ये दिखाई दे रहा है कि h की जगह पर माइनस एचएल कर दो, h माइनस एचएल कर दो, तो h माइनस एचएल, क्या ये डिस्चार्ज अब आपका एक्चुअल डिस्चार्ज होगा। अब ये डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज होगा, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो CD नजर आ रहा होगा आपको, CD कितना है, व्हाट इज CD, CD मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट h, बाकी टर्म तो सब सेम है, यहाँ पर CD मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट h, बाकी टर्म तो सब सेम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ h माइनस एचएल। तो यहाँ पर एक CD का एक और फॉर्मूला डिराइव कर दिया मैंने बातों बातों में, h माइनस एचएल डिवाइडेड बाय h। लिख लो, ये आता है एग्जाम में, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, या तो रट लो या समझ लो, है ना। समझ लोगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बार बार लाइन रिपीट करता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको समझा के ही रहूंगा, है ना। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि सारी चीजों को याद नहीं कर सकते आप, एक पॉइंट पर आकर के लिमिट आ जाती है, फिर सारी चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, और समझ के रखोगे तो एकदम सेपरेट रहेगी सारी चीजें। मैंने कैसे डिराइव किया है वो समझ में आया क्या, आप लिखो इसको, है ना, जहां जहां पे आपके ये सेक्शंस है ना वहां पे लिख दो, E1 लिख दो, E2 लिख दो, E1 ग्रेटर देन E2 लिख दो, उसी जगह पे डायग्राम में आप ये वाली चीज लिख दो साइड में, ठीक है। उसके बाद में एक बार डेरिवेशन वापस से लिखवा दो कि अगर एक्चुअल टर्म्स में डेरिवेशन करें तो एक्चुअल टर्म्स में डेरिवेशन इधर एचएल जोड़ करके रखना, ठीक है। तो उसके बाद में ये h माइनस एचएल हो जाएगा, फिर फाइनली कंक्लूड कर दो कि हमें फॉर्मूले में यहाँ पर h की जगह पर h माइनस एचएल नजर आएगा। फिर ये हमारा एक्चुअल बर्नौली की इक्वेशन लगा करके निकला है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये एक्चुअल डिस्चार्ज कहलाएगा। अब एक्चुअल डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन एक तो ये है और एक ये एक्सप्रेशन है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, बस CD अलग आ रहा है और अंडर रूट h आ रहा है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ h माइनस एचएल आ रहे हैं, दोनों को बराबर कर दिए क्योंकि ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CD आ गया अंडर रूट ऑफ h माइनस एचएल डिवाइड बाय h। बात आ गई क्या समझ में, सिंपल है, डायरेक्ट चीजें लिखी होती है किताबों में, लेकिन अगर आप डेरिवेशन देखें, चीजों को पकड़ के चले कि भाई थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, एक्चुअल बर्नौली इक्वेशन का मतलब क्या है, तो ये चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। आ गया समझ में। चीजें आगे समझ में सारी लिखो फटाफट, है ना। आगे चले गया, देखो ध्यान दो, नोट कर लिया सारा, देखो ध्यान दो। अब मैं इसका खेल समझाता हूँ थोड़ा सा, एच का खेल, है ना, इसको एच को समझो। अगर मैंने यहाँ पे बस ये पीजोमीटर यहाँ पे इंसर्ट किए और मैं यहाँ पर क्या करूँ, इनको पीजोमीटर कहते हैं, है ना, जो आप इंसर्ट करते हो यहाँ पर, ये बेसिकली आपने यहाँ पर लिक्विड अगर मान लो वाटर लिया और यहाँ पर फ्लो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डबल लग रहा है, तो लिक्विड कहाँ तक राइज करेगा, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम तक। तो बड़ी दिक्कत आएगी प्रेशर वगैरह मेजर करने में, है ना, यानी कि जो लिक्विड का लेवल है, ये जो डिफरेंस है, ये आप मेजर नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा सा आपको जो है हेड डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए किसको बुलाते हैं फिर, जब जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो मैनोमीटर के अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड को बुलाते हैं ना। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में जनरली मरकरी रहते हैं ना। तो ये वाला जो आपने अभी डेरिवेशन किया था, हटा दूं क्या इनको मैं। अब मैं चाहता हूं कि H का रिलेशन देखें आप किसके साथ में, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के साथ में, है ना। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड अगर यूज किया जाता है तो H किस तरीके से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटअप मैंने लगा रखा है, अभी इस सेटअप के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन भी मैं एक बार वापस से साइड में लिखूंगा और एक नया सेटअप लगाएंगे मैनोमीटर को यूज करके, है ना, कि अगर हम प्रेशर डिफरेंस यूज करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, वो H के बराबर आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर उसी लिक्विड को जाने देंगे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हेड काफी लार्ज आएगा, ठीक है। तो रीड करने में हमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो उसी से बचने के लिए हम यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट करके H को रीड करने की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनोमीटर इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करना, विद द मैनोमीटर,
वेंचुरीमीटर विद द मैनोमीटर, है ना, वी विल सी द वेंचुरीमीटर विद द मैनोमीटर, with manometer, the वेंचुरीमीटर with मैनोमीटर। ठीक है, देखो ध्यान दो, वेंचुरीमीटर के अंदर बेसिकली ये डाइवर्जेंस सेक्शन, कन्वर्जेंस सेक्शन था, यहाँ पर थ्रॉट है और इसके बाद में आपका ये डाइवर्जिंग सेक्शन आया, उसके बाद में आपका पाइप यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, ये जो सेक्शन था इस जगह पर हम लोग, ठीक है, पीजोमीटर ना लगा करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसको जोड़ देंगे, मैनोमीटर को जोड़ देंगे। ठीक है, दिस इज द मैनोमीटर। बात समझ में आ रहा है? जो सेटअप मैंने बताया था, जो फॉर्मूला डिराइव करा हुआ है वो तो एच की टर्म्स में था, इसकी टर्म्स में इक्वेशन क्या आई थी, इसकी टर्म्स में जो इक्वेशन आई थी डिस्चार्ज की इक्वेशन एक बार लिखवा दो, Q इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाइड बाय A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सबकी इक्वेशन ये आई थी, है ना, ध्यान देना। A1 क्या है, बड़ा वाला एरिया, पाइप वाला एरिया, है ना, और A2 क्या है, थ्रोट पर एरिया, ये छोटा आएगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, है ना, याद रख सकते हो बड़े आराम से। ध्यान देना, इसमें H क्या था, ध्यान रखना, इसमें H क्या था, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी टर्म्स में प्रेशर हेड, प्रेशर डिफरेंस हेड कितना है ना, प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंशियल प्रेशर हेड कितना है, वो H कहलाता है। ध्यान देना, अब यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आपने मैनोमीटर के अंदर क्या ले लिया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड ले लिया, है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड में लिक्विड यहाँ पर दबाएगा इसको, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, और ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, है ना। ध्यान देना, मान लेते हैं कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में मैंने लिक्विड लिया है वो हैवी लिक्विड है ना, तो इसको लिखेंगे डेंसिटी को ρh। दिस इज द हैवी लिक्विड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी लिक्विड? हैवी लिक्विड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी डेंसिटी वाला लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है उससे ज्यादा डेंसिटी है, तो बेसिकली ρh बड़ा है ρ से। तो आपका डायग्राम ये वाला बनेगा जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये वाला डायग्राम यहाँ पर बनेगा। मुझे बताओ जरा, जितना भी इसको डिस्प्लेस करना था इसने कर दिया होगा, करने के बाद में हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन डेवलप हो गई होगी। बताओ वो कौन से पॉइंट से जहां पर प्रेशर बराबर करोगे, क्या वो इस जगह पर प्रेशर बराबर होंगे? इस पॉइंट को मैं कह देता हूं दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4। ऑलरेडी मैंने पॉइंट 1 और 2 नाम दिए हुए हैं ना, तो दिस वाज माय पॉइंट नंबर 1, दिस वाज माय पॉइंट नंबर 2। बताओ जरा कौन सी इक्वेशन लगाते हैं हम लोग यहाँ पर? हम लोग इक्वेशन लगाते हैं P3 और P4 बराबर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में मैंने एक्सप्लेन किया था। मैनोमीटर की जो रीडिंग है उसके लिए सिंबल इस टॉपिक में x दिया जाता है, x लिख लो जरा, इसको कहते हैं मैनोमीटर रीडिंग, द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर। ठीक है, द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर, मैनोमीटर की जो रीडिंग है जो किससे अटैच्ड है, आपका वेंचुरीमीटर से अटैच्ड है, तो वेंचुरीमीटर से जो मैनोमीटर अटैच्ड है उसकी रीडिंग क्या है, x है ना। तो हम रिलेशन बस किस में ढूंढना चाह रहे हैं, x और h में रिलेशन ढूंढना चाहते हैं। हमने ऐसे ही क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी हाइट आई, इस वजह से हम ऐसा लगाते नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेते हैं, और पहला केस ρh बड़ा है ρ से, मैंने ये लेते हुए इक्वेशन लगवा रहा हूँ P3 बराबर P4। तो लगवाने में मदद करोगे क्या, करनी पड़ेगी, है ना। ये क्या है, इस साइड को बोल दो y, लेट्स से दिस साइड इज इक्वल टू y। तो बताओ जरा P1 कितना होगा, व्हाट इज P3 कितना होगा, व्हाट इज P3? P3 इज इक्वल टू, रुको, P3 इज इक्वल टू पहले आएगा P1, ठीक है, P1 आएगा, हाँ P1 आएगा प्लस रोजी y प्लस x, साथ में लिख दो एक साथ, आ गई किस जगह पे, अब इधर आ जाओ, दिस इज इक्वल टू यहां से P2 से, तो P2 प्लस रोजी y प्लस ρh जी। मतलब ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपका, है ना। इस वाले टॉपिक में हम कैसे बनाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक क्यों बन रहा है उसको समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि जो भी पानी को एंटर करना होगा, जो भी दबाना होगा, दबा चुका होगा, इक्विलिब्रियम सेट हो चुका होगा, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बन रही है। तो आप देखते थे कि सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम प्रेशर होता है, ठीक है, तो P3 और P4 को बराबर किया। देखो ध्यान देना, ये जो रोजी एक्स वाली टर्म है, ठीक है, सॉरी गलत जगह काट दिया गया, रोजी वाई है ना, रोजी वाई वाली जो टर्म है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई जबरदस्ती का एक्स्ट्रा अननोन है, वैसे ही आपको एक्स में चाहिए था, है ना, तो रोजी वाई वाला आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां से इक्वेशन कौन सी बना लेंगे, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना बन रहा है, देखो जरा, दिस इज इक्वल टू रो एच माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यही बना क्या। फिर दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, रोजी से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ अगर आप रोजी से डिवाइड कर दोगे, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन में क्या बोला था इसको, एच। हम यही तो ढूंढ रहे हैं, एच और एक्स में रिलेशन क्या है,
है ना। तो हमारा H और X में रिलेशन आने वाला है, देखो जरा क्या रिलेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू रो H डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, रो H डिवाइडेड बाय रो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय X, लिख लो जरा, इक्वेशन आपकी ये बनी। तो कभी भी आपको मैनोमीटर की रीडिंग दे रखी हो इस टॉपिक में, तो इसका मतलब आपको X गिवन है, तो X सीधा उठा करके यहां मत रख देना, पहले H कन्वर्ट करवाया जाएगा। और H कन्वर्ट कैसे होगा, रो H डिवाइडेड बाय रो माइनस 1। सुनना, अगर ये वाटर है तो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी आएगी, तो ये क्या कहलाता है फिर, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, है ना। अभी मत लिखना, जल्दबाजी मत करना कि इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तभी होगी जब ये वाटर होगा, बात समझ आ रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो जल्दबाजी मत करना, जब पानी होगा तब आप इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। समझ में आया कि जब भी आपको वेंचुरीमीटर में H ना दे करके आपको क्या दे, मैनोमीटर की रीडिंग दे, है ना, तो मैनोमीटर की रीडिंग देने का मतलब है X गिवन है। और ये तो आपकी पहली डिवाइस है, दूसरी डिवाइस ऑरिफिस मीटर में भी सेम, पिटोट ट्यूब में भी सेम, है ना, सब जगह पर सेम आएगा। तो मैं दोबारा इक्वेशन डिराइव नहीं करूंगा किसी भी डिवाइस में, हर जगह पर इक्वेशन आप यही लगाओगे, दिस विल बी द इक्वेशन, है ना, ध्यान देना, हो गया। अब ऐसा करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर जो लिक्विड लिया है वो लाइटर लिक्विड होता तो, है ना, तो ये जो डायग्राम बनता है ये थोड़ा सा अलग बनता है आपका, ये जो डायग्राम बनता है थोड़ा सा अलग बनता, तो मैं पहले अपडेट कर देता हूँ, आप लोग बाद में लिखना। नोट कर लिया था कि यहाँ तक आप लोगों ने, ठीक है। देखो, अगर आपके पास में जो लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है, अगर वो आपका डिफरेंट लिक्विड होता, ठीक है, लिक्विड कैसा होता, लिक्विड ऐसा है जिसकी डेंसिटी, ठीक है, कैसी है, कम है, यानी कि लाइटर डेंसिटी का लिक्विड है ना, इसको बोलेंगे लाइटर लिक्विड है ये, ठीक है, लाइटर लिक्विड है। लाइटर लिक्विड होने का मतलब ये है कि जो रो होगा वो बड़ा है ना, तो आप चाहे तो इसको वैसे ही लिख लो ताकि दिक्कत ना आए रीड करने में। रो लाइटर लिक्विड का मतलब कि जो डेंसिटी इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की है वो कैसी है, वो छोटी है, किससे, जो डेंसिटी इस लिक्विड की है जो पाइप में फ्लो कर रहा है, बात समझ में आ रही। तो लाइटर लिक्विड वाला ये केस कहलाएगा। इस केस के अंदर बेसिकली आपका जो लेवल होगा वो कैसे चलेगा, है ना, इसमें अपोजिट चलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे जाते हो लाइटर जब आपको मिलेगा लाइटर डेंसिटी वाला, तो डेप्थ में जाने पर उसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा, वरना अगर नीचे जाओगे तो, ठीक है। तो इस वजह से जो लिक्विड लेवल यहाँ मिलेगा, यहाँ ऊपर मिलेगा और यहाँ नीचे मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है, और इस जगह पर ये वो लेवल होगा जहां पर नीचे की तरफ लिक्विड सेम है, ये लिक्विड आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड वाला होगा, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक है। और ये जो डेप्थ है आपकी, इसको मान लो लेट्स से कि दिस डेप्थ इज इक्वल टू y, इसको क्या कहते हैं, ये वही मैनोमीटर के जो लेवल डिफरेंस है वो मैनोमीटर की रीडिंग कहलाता है, ठीक है, ध्यान देना। फिर से इक्वेशन आपकी यही बनेगी कि ये आपका थर्ड पॉइंट है, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, तो प्रेशर 3 और 4 पर बराबर करवा दोगे। एक बार इक्वेशन वापस लिखोगे क्या, मैंने सही जगह बनाएंगे इसको, इस जगह पर ध्यान देना, इस जगह पर थर्ड और फोर्थ के नीचे लिक्विड सेम है क्या, तो इस वजह से P3 और P4 बराबर होंगे। मुझे P3 लिखवाओ जरा एक बार, इस जगह का प्रेशर कितना है, P1 प्लस क्या सिर्फ रोजी वाई आएगा क्या, यहाँ पे दिस विल बी रोजी वाई, उसके बाद में प्लस रो लाइटर वाला मल्टीप्लाइड बाय Z मल्टीप्लाइड बाय X, यहां उतर गए क्या, खत्म। यहां से आओ तो P2 प्लस व्हाट विल बी दिस, P2 प्लस दिस इज रो G एंड दिस इज X प्लस Y, तो व्हाट विल बी दिस, रो जी Y वाली टर्म, अगेन दिस विल कैंसिल आउट, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी जब निकालोगे तो अब ये उधर जाएगा, तो आप देख रहे होंगे कि रो माइनस रो एल आएगा, दिख रहा है क्या, रो माइनस रो एल आएगा, तो फॉर्मूले में ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस रो एल डिवाइडेड बाय रो जाएगा। आप तो समझो छोटी सी चीज है, अगर ये हैवी हो तब तो ये रेशो आपका कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 में से घटा देना। अगर ये लाइटर होगा तो रेशो लेस देन 1 आएगा, तो 1 में से फिर इसको घटाना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर रेशो ग्रेटर देन 1 है तो उस रेशो में से 1 को घटा दो, ठीक है, और अगर ये रेशो लेस देन 1 है तो 1 में से इस रेशो को घटा दो, बात समझ में आ गया, ताकि ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत ना पड़े। छोटी से छोटी बात आपको पता चल रही है डेरिवेशन में कि रो एल का मतलब क्या है, रो एच का मतलब क्या है, रो किसकी डेंसिटी है, डेरिवेशन आपको x में और h में रिलेशन कैसे देता है। तो जब जब भी क्वेश्चन में x दिया हो आपको h निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है।
अगर डायरेक्टली एच दिया हुआ है, अगर आपको बोल दें कि द प्रेशर डिफरेंस, द डिफरेंशियल प्रेशर हेड बिटवीन द पाइप इनलेट एंड द थ्रोट इज इक्वल टू इतना, तो इसने डिफरेंशियल प्रेशर हेड दे दिया इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड, सीधा सीधा, यानी कि आपको एच दिया है, तब एक्स करने की आपको जरूरत नहीं है ना, ध्यान दो। डेरिवेशन मेरे हिसाब से सारे क्लियर है ना। मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का भी बता दिया है, √(h - HL) डिवाइड बाय s से दिया जाएगा, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड के साथ कैसे खेलते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलो इंक्लाइंड वाला और देख लेते हैं। इंक्लाइंड और वर्टिकल के केस में मैनोमीटर कैसे, ये जो आपका वेंचुरीमीटर है ये कैसे बिहेव करेगा उसको और समझ लेते हैं। बात आ गई समझ में? हटा दूंगे इन सबको? अच्छा लिख लो, आराम से लिख लो। फिक्स होता है, डीपीपीज में दिख जाएंगे आपको क्वेश्चंस, है ना। उसमें मेरे को कुछ नहीं पता ना, है ना, ये इतना होता है इतना होता है, डीपीपीज में से याद कर लेंगे, ठीक है। चलो नोट करो आगे, क्वेश्चन देख लेंगे एक, देखो क्वेश्चन है अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, a horizontal venturimeter with the inlet and the throat diameters, a horizontal venturimeter with the inlet and the throat diameters। इनलेट समझ गए, पाइप का जो इनलेट है वहां पर मतलब पाइप का जो आउटलेट है वो वेंचुरीमीटर का इनलेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ना आप जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको इनलेट और आउटलेट को भी समझो। यहाँ तक पाइप था तो पाइप का बेसिकली आउटलेट है, पाइप यहाँ पे खत्म हुआ है और कौन शुरू हुआ है, वेंचुरीमीटर शुरू हुआ है। तो वेंचुरीमीटर का तो ये इनलेट कहलाएगा और पाइप का ये आउटलेट कहलाएगा। ये वाला जो सेक्शन होगा, ये वाला बताओ क्या होगा, वेंचुरीमीटर का तो आउटलेट होगा और पाइप का ये इनलेट होगा, है ना। तो इनको रीड कैसे करते हैं वो भी आप ध्यान रखो, क्योंकि अभी ये सारी टर्म्स आएगी एक एक करके। नोट करो, हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विद इनलेट एंड द थ्रोट डायमीटर्स, कौन बड़ा होता है हमेशा, इनलेट वाला, है ना। तो इनलेट की डायमीटर 30 सेंटीमीटर, लिखो 30 सेंटीमीटर and 15 centimeter respectively, 30 centimeter and 15 centimeter respectively is used to measure the flow of water, is used to measure the flow of water, is used to measure the flow of water। The reading of the differential manometer, क्या दिया दे रहा हूं मैं आपको, the reading of the differential manometer मतलब x में दे रहा हूं आपको, ठीक है। The reading of the differential manometer connected to the inlet and the throat, connected to the inlet and the throat is 20 centimeter of mercury। पता लग गया क्या मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड है, मरकरी है। मरकरी की स्पेसिफिक रेट मतलब मरकरी की जो डेंसिटी है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो नोट करो, द थ्रोट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। द रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड द थ्रोट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज निकालना है। अभी तक मैंने आपको सीडी नहीं बताया और ना ही मैंने हेड लॉस बताया। देखो सीडी देने के दो तरीके होते हैं या तीन तरीके होते हैं, है ना। सीडी कैसे कैसे दे सकता है, एक तो सीधा सीधा, ठीक है, साधारण जिंदगी, सीडी बराबर 0.98, या तो वो ऐसे दे देगा या फिर वो बोल देगा द परसेंटेज हेड लॉस इज इक्वल टू 4%। मान लो 4% का हेड लॉस है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4% हेड लॉस। ये जो है आपका h - HL डिवाइड बाय h, ये आपको सीधा सीधा कितना दिया है, दिस इज 4 डिवाइड बाय 100, 4% का मतलब ये है, ठीक है। दिस वैल्यू इज गिवन इज 4 डिवाइडेड बाय 100, तो अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.2 आ रहा है, जैसे ये तो है ना, कम होगा, थोड़ा सा और कम दिया जाएगा,
0.2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये CD जो है कुछ इस तरीके से देने का भी तरीका होता है, ठीक है। जो परसेंटेज हेड लॉस है, नहीं ये परसेंटेज हेड लॉस थोड़ी ना हुआ, हेड लॉस आपको 4% दिया हुआ है, इसका मतलब है, ठीक है, कि HL जो है वो आपका 4% है, यानी कि 0.04 टाइम्स ऑफ H है, तो ये 0.96 हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये 0.96 होगा, ठीक है। फिर इसका अंडर रूट निकालोगे, फिर आपको वैल्यू मिलेगी। तो एक तो देने का तरीका ये भी होता है, ठीक है। या फिर आपको बोल देगा नेग्लेक्ट द हेड लॉसेस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग नेग्लेक्ट द हेड लॉसेस? CD की वैल्यू 1 है ना, तो CD या तो इससे निकालेंगे, या फिर CD डायरेक्टली दे रखा होगा, या फिर आपको CD जो है नेग्लेक्ट लॉसेस बोल देगा, तो 1 कंसीडर करना है, ठीक है। और अगर मान लो सब्जेक्टिव पेपर है, तो CD की वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो, आप चाहे तो 1 अज्यूम कर लो, आप चाहे तो 0.99 अज्यूम कर लो, आप 0.98 अज्यूम कर लो, लेकिन बहुत कम मत कर लेना कि 0.6 कर लिया, जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है उतनी अज्यूम कर लो, है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने CD दिया है 0.98, लिख लो। इस क्वेश्चन के लिए लास्ट में मैंने CD दे दिया, दैट इज 0.98। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या बताओ? सबसे पहले आप हेड निकाल रहे हो क्या? व्हाट इज द हेड इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड? तो दैट इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या फॉर्मूला आया था, x टाइम्स ऑफ 1 माइनस, क्या करेंगे 1 माइनस या रो हैवी डिवाइड बाय रो माइनस 1, ये करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको जो लिक्विड दिया है वो वाटर है क्या क्वेश्चन के अंदर? द वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x दिया था आपको 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, और वाटर था तो सीधा 13.6 लिख दूंगा मैं, है ना, वाटर था तो सीधा 13.6 लिख दो -1, तो कितना आ गया ये 254 आ रहा है क्या? 254 सेंटीमीटर, चेक करना जरा, 252, हाँ 6 दूनी 12, 252, ठीक है, 252 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मीटर्स में यूज करोगे तो 2.52 मीटर आ गया। सोचो जरा, सोचो कि जब यहाँ पर लिक्विड जब राइज कर रहा है तो डिफरेंस वो 2.52 मीटर का दे रहा है, ये तो पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, डिफरेंस आ रहा है 2.52 मीटर का। इस वजह से प्रैक्टिकली ऐसे तो मेजर नहीं करते, क्या मेजर कर लेते हैं, कहाँ तो 20 सेंटीमीटर, कहाँ तो 20 सेंटीमीटर, और कहाँ डिफरेंस 2.52 है, इस वजह से आप मैनोमीटर लगाते हो, है ना। समझ में आ गई बात? इसके बाद में आप A1 A2 वगैरह निकाल दो और सीधा इस फॉर्मूले में रख दो, ठीक है, तो यहां से डिस्चार्ज आ जाएगा। तो 0.125 है ना, सबका है क्या आंसर बताना जरा, जो आंसर आ रहा है वो 0.125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। गौरव आ गया? तो लीटर पर सेकंड में दिस इज 125 लीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब मैं आपको इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर पे क्वेश्चन कराऊं, उससे पहले एक कंसेप्ट और दे देता हूं। इंक्लाइन का कंसेप्ट क्या है नोट कर लो, इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर, ठीक है। इंक्लाइन का कंसेप्ट देख लेते हैं, इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर, है ना, इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर। सारे लोग ध्यान दो, है ना। ये जो वेंचुरी मीटर हमने लगाया था ये हॉरिजॉन्टल में था, और डेरिवेशन के समय क्या हुआ था, Z1 और Z2 बराबर होकर के कैंसिल आउट हो गए थे, है ना। अगर आप इंक्लाइन पोजीशन में लगाते हो, क्योंकि पाइप हो सकते हैं कि कहीं पर ऐसे हो और इसी पोजीशन में आपको डिस्चार्ज मेजर करना हो, तो यहाँ पर आप वेंचुरी मीटर को लगा दोगे। हो सकता है कि अपवर्ड फ्लो हो सकता है डाउनवर्ड हो, उसी के हिसाब से उसको लगाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो फ्लो की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर पहले तो आएगा इसका कौन सा सेक्शन, ठीक है, ये कन्वर्जेंट सेक्शन, उसके बाद में ये थ्रॉट आ गया, और उसके बाद में फिर ये डाइवर्स करेगा। डाइवर्जेंस के अंदर लेंथ हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये डाइवर्स होगा, ठीक है। मुझे ये बताओ जरा, एक तो आपका ये वाला सेक्शन है जहां पर आपको ये लगानी है इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, और दूसरा सेक्शन आपका यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में मैनोमीटर जोड़ के बताओ पहले तो, आप फिगर बनाओ, इन दोनों के बीच में मैनोमीटर जोड़ो। फ्लो की डायरेक्शन में पहला पॉइंट आपने इनलेट पर ले लिया, दूसरा पॉइंट आपने थ्रॉट पर ले लिया। मैं आपसे कह रहा हूं इन दोनों के बीच में, वेंचुरी मीटर के बीच में आप लोग, ठीक है, क्या जोड़ करके बताओ, मैनोमीटर जोड़ के बताओ। कैसे जोड़ रहे हो मैं देख रहा हूं।
थ्रोट पे जुड़ो, थ्रोट पे। है ना, वेंचुरीमीटर जोड़ दिया। ऐसे जोड़ा क्या वेंचुरीमीटर है? सीधा सीधा, है ना। बच्चे ऐसे भी जोड़ देते हैं, लेकिन आप सब लोग स्मार्ट बन गए हो तो सभी ने, मेरे को तो लग रहा है कि किसी ने भी इस तरीके से जोड़ा नहीं है ना। तो जिसने भी जोड़ा है वेंचुरीमीटर को इस तरीके से, वो तो गलत है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो सीधा सीधा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर जब वेंचुरीमीटर जोड़ा है तो आप इस तरीके से इसको जोड़ सकते हो, सीधा भी जोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर किसी को ऐसे करके ऐसे शो करना है तो ऐसे भी वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में तो प्रेशर सेम रहता ही है। तो हॉरिजॉन्टल एल्बो निकाल सकते हो आप कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर भी आप एक हॉरिजॉन्टल एल्बो निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद में फिर आप यहाँ पर वेंचुरीमीटर में ये मैनोमीटर आप ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोड़ने के बाद में ध्यान देना, यहाँ पर जोड़ने के बाद में ये तो इसको दबाएगा। ठीक है, ये दबाएगा तो ये वाला पॉइंट तो आपका यहाँ आएगा, और ये मान लेते हैं ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। इसमें क्या है, इस जगह पर, इस जगह पर है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैनोमीटर की रीडिंग, यानी कि आपके पास में ये एक्स आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाओ डायग्राम को, डायग्राम जो बनेगा वो आपका ऐसा है। और सीधा सीधा अगर एल्बो कनेक्ट नहीं भी करी ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा एल्बो कनेक्ट करो, आप सीधा भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान देना, जब आप इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में P1 डिवाइडेड बाय रोजी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2Z प्लस Z1, दिस इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय रोजी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2Z प्लस Z2 होता है। Z1 और Z2 क्या हुआ करता था, कहीं ना कहीं पर डेटम है, यानी कि रेफरेंस लेवल है। उस रेफरेंस लेवल से हमें यहाँ पर हाइट मेजर करनी है ना, रेफरेंस लेवल से हमें हाइट मेजर करनी है। तो बेसिकली ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, या आपने यहीं पे दिखा रखा है इसको, तो यहाँ पर है मान लो फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ से ये जो लेवल है ये तो Z1 है, और जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं है, आपने यहाँ दिखा रखा है, तो इसी जगह से आप बता दो कि ये जो आपके पास में डेप्थ है ये कितनी है, ये Z2 है। क्या Z1 और Z2 बराबर है? Z1 और Z2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस इक्वेशन में Z1 और Z2 को कैंसिल मत करना। तो पहले जो काम किया था वही होगा, यानी कि आपके पास में P1 अपॉन रोजी बनेगा प्लस Z1 बनेगा, इसमें से P2 डिवाइड बाय रोजी प्लस Z2 माइनस होगा, एंड दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2Z। जब भी आप किसी भी मैनोमीटर को किसी भी फ्लूइड में यदि आप ऐसे कनेक्ट करते हो, तिरछा भी कनेक्ट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली वेट के कारण कंसेप्ट लगता है, तो ये Z उसके अंदर इंक्लूड रहता है। यानी कि जब आप यहां से X से रीड करके जब आप H निकालोगे तो वो H बेसिकली इसका डिफरेंस होता है, यानी कि पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस देता है ना। तो नोट कर लो, इस वजह से इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, अभी भी इक्वेशन आपकी वही है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2Z इज इक्वल टू H। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल के केस में आया था वैसे ही आता है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो आपका मैनोमीटर का कंसेप्ट था वो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम के बैलेंस करके ही तो आता था। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो वेट में ऑटोमेटिकली जो ये वाला इफेक्ट है ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट वाला जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पर कंसीडर होगा। तो बेसिकली ये पीजोमेट्रिक डिफरेंस देता है। ठीक है, जब भी आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में मैनोमीटर को कनेक्ट करोगे तो वो आपको पीजोमेट्रिक डिफरेंस देगा। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फिर, है ना, उसका भी कारण समझ लो। हो सकता है कि कभी मैनोमीटर ना लगाए वो, है ना, हो सकता है कि कभी वो जब आपको क्वेश्चन दे तो वो मैनोमीटर ना लगाए, तो फिर क्या करेगा वो बताओ जरा। मैनोमीटर नहीं लगाएगा तो वो क्या लगाएगा, वो प्रेशर गेज लगाएगा। वो मैनोमीटर नहीं लगाएगा, वो प्रेशर गेज लगाएगा। इतना लिख लिया क्या आपने? और इतना लिखने के बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, इसको मैं H कह रहा हूं, तो इक्वेशन मेरी अभी भी सेम है, ये वाली इक्वेशन लगेगी, है ना। जो भी रीडिंग आपकी मैनोमीटर की दे रखी है उस X से H निकाल लेना, जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो अब नेक्स्ट वाली चीज पर कि ये कंसेप्ट मैं क्यों बताया हूं फिर। ठीक है, तो देखो जरा, यहां पर अगर इस मैनोमीटर को नहीं दिया तो आपको डेटा देने का एक और तरीका ये भी होता है कि आपको वो एंगल वगैरह बता देगा, या फिर आपको वो बता देगा कि ये कितना, इन दोनों के बीच में जो लेवल डिफरेंस है वो कितना है। हो सकता है वो दे दे कि ये 2 मीटर है ना, हो सकता है वो ऐसे कि 2 मीटर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे वो आपको बता देगा इनलेट पर प्रेशर गेज की रीडिंग बता देगा, यानी कि P1 बता देगा। थ्रॉट पर वो प्रेशर गेज लगा करके यहाँ P2 की रीडिंग बता देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले H निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन को लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते समय आप क्या करना, डेटम को यही मान लेना,
अगर डेटम यही मान लोगे तो Z1 कितना हो जाएगा 0 और Z2 कितना हो जाएगा, Z2 डेटम से ऊपर जा रहे हो तो Z2 होगा +2 मीटर, तो यहाँ पर +2 रख देना। P1 अपॉन ρg तो प्रेशर की जो भी आपको यूनिट में दे रखा हो, मान लो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो, यूनिट्स वगैरह चेंज करना हो सकता है, डायरेक्टली मीटर टर्म्स में दे रखा हो, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड बता रखा हो तो सीधा सीधा P1 अपॉन ρg रखने में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो P1 अपॉन ρg, P2 अपॉन ρg, Z1 Z2 को आप पुट कर दोगे तो यहाँ से H मिल जाएगा, उठा करके वापस इसी क्वेश्चन में डाल देना, आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वैसे अगर क्वेश्चन में देखें, अगर आप मैनोमीटर कनेक्ट कर रहे हो तो चाहे इंक्लाइन हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है। जो भी आपको मैनोमीटर की रीडिंग दे रखी है उससे आप H निकालना, H निकाल करके यहाँ पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें डेरिवेशन से पता चल रही है ना। नोट कर लिया क्या? नोट कर लो आप, है ना। कुछ कुछ कंसेप्ट दिए मैंने आपको कि कैसे ये क्वेश्चन चलेगा। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों कंसेप्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे ये कंफर्म कर लो, नोट कर लिया है आपने तो हम आगे चले। सभी ने कर लिया नोट? हाँ करो, फिर करो। ये सारी चीजें सीखने की है, थ्योरी में कभी भी कहीं पर भी यूज हो जाती है। इंक्लाइन लगा देगा, वो आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ लेगा, ठीक है। और ये सारे ऑब्जर्वेशन कहाँ से मिल जाते हैं? अगर आपको इसको अप्लाई करते हुए देखना है तो न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल से आप जब अप्लाई करोगे खुद से तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट है ना। चलो करे क्वेश्चन, लिखो 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। देखो पहले भी मैंने वेंचुरीमीटर 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का दिया, अभी भी मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली लगभग डायमेंशन ही चल रही है। वैसे बड़ा पाइप भी हो सकता है तो बड़े के हिसाब से उसी डायमेंशन का आएगा, है ना, वेंचुरीमीटर। नोट कर लो, 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर इज इंसर्टेड, 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर इज इंसर्टेड in the vertical pipe। पाइप कैसे वर्टिकल है? in the vertical pipe carrying water, in the vertical pipe carrying water flowing in the upward direction, flowing in the upward direction। हाँ, एक और जरूरी स्टेटमेंट, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में जब जब भी आपको डायरेक्शन नहीं बोले, आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन एरो मत लगाना कि वो बोले कि भाई ऊपर से नीचे पानी आएगा। क्योंकि जनरली आदमी की दिमाग में धारणा क्या होती है कि पानी सर नीचे ही आएगा, लेकिन जब आप मोटर चलाते हो तो पानी ऊपर भी तो चढ़ता है। अगर आप ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी देखोगे तो नीचे आएगा, लेकिन प्रेशर लेकर के भी आप चीजों को ऊपर चढ़ा सकते हो। तो जब जब आपसे ना बोले ना, तब तक आप डायरेक्शन कभी प्लॉट मत करना, वो निकाली जाएगी। हमेशा डायरेक्शन फिर कैसे पता लगेगी? हमेशा फ्लो होता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। तो यदि आपको डायरेक्शन का पता लगना हो कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप दोनों पॉइंट्स पर क्या निकालोगे? एनर्जी। अगर ऊपर की एनर्जी नीचे वाले पॉइंट से ज्यादा है तो इसका मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर ऊपर वाले पॉइंट की एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाले पॉइंट से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है। और अगर इधर की एनर्जी ज्यादा है इधर वाले पॉइंट से, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कभी भी मार्क मत करना, बच्चे गलती कर देते हैं ये वाली, है ना। नोट करो, a differential mercury manometer, a differential mercury manometer connected to the inlet, a differential mercury manometer connected to the inlet and the throat gives the reading of 20 centimeter, gives the reading of 20 centimeter, find the discharge,
फाइंड द डिस्चार्ज। कोई कैलकुलेट कर रहे हैं या सीधा मुझे आंसर बताएगा? कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया था हॉरिजॉन्टल वाला, है ना, उस हॉरिजॉन्टल में सिर्फ मैंने वर्टिकल कर दिया बस। डायमेंशंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, आंसर भी आपका सेम आएगा, है ना, तो कुछ भी कैलकुलेशन मत करो। पिछला जो क्वेश्चन आपने लिखा था उसमें हॉरिजॉन्टल था वेंचुरीमीटर, मैंने बोला था आपको इक्वेशन सेम लगेगी, अभी भी आपका कंसेप्ट सेम लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल दे देता इस क्वेश्चन में, चाहे इंक्लाइन दे देता 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर, चाहे आपको वर्टिकल दे दें, आपकी इक्वेशन सेम लगने वाली है, सेम रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। तो नोट कर लो, इट विल गिव द सेम रिजल्ट, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट भी ऐसे ही आते हैं कि इंक्लाइन कर दें तो भाई बताओ डिस्चार्ज कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा, तो सेम निकलेगा, सेम आंसर आएगा। 125 लीटर्स बताया था आपने ना, तो फालतू की मेहनत कर ली इस क्वेश्चन को लिख करके। जब लिखवा दिया मैंने उसके बाद पता चला कि बिल्कुल डेटा भी एग्जैक्टली सेम है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, बात समझ में आ गई क्या? अगर करना भी हो तो सेम चीज, एक्स दिया हुआ है, एच निकाल लो, एच निकाल करके फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ गया, सेम प्रोसीजर, है ना। नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। A 30 centimeter by 15 centimeter venturimeter, a 30 centimeter by 15 centimeter venturimeter is provided in the vertical pipe, is provided in the vertical pipe, in the vertical pipeline carrying the oil, vertical pipeline carrying the oil of specific gravity 0.9, carrying the oil of specific gravity 0.9, the flow being upward, बोल दिया उसने ना, फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में फ्लो को नीचे कर देंगे तो आंसर्स डिफरेंट आ जाएंगे फिर, ठीक है। द फ्लो बीइंग अपवर्ड, the difference in the elevation of the throat section, the difference in the elevations of the throat section and the entrance section, the difference in the elevation of the throat section and the entrance section of the venturimeter is 30 centimeter, of the venturimeter is 30 centimeter. ठीक है, नोट करो आगे। The differential U-tube mercury manometer, the differential U-tube mercury manometer shows the gaze deflection of 25 centimeter. क्या दिया है ये? x दिया है। shows the gaze deflection of 25 centimeter. कैलकुलेट, दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट, the first thing is the discharge of the oil. Calculate, the first thing is the discharge of the oil. दूसरी चीज, the difference pressure, the pressure difference between the entrance section and the throat section, the pressure difference between the entrance section and the throat section. Coefficient of discharge मैंने आपको बोला था वेंचुरीमीटर के लिए लगभग 0.98 के बराबर होता है। अभी और कंसेप्ट हम सीखेंगे तब मैं वापस इस टॉपिक पर आऊंगा, है ना, कि क्यों इसका 1 के आसपास होता है, क्यों कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम होता है या ज्यादा होता है किसी डिवाइस के लिए, उसको हम सीखेंगे, है ना। तो 0.98 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि CD दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करो, देखें। तो आपको इसके अंदर फिगर बनाना पड़ेगा, है ना, फिगर गिवन नहीं है तो फिगर आप लोग खुद बनाओ, जो जो जानकारी दे रखी है उसके हिसाब से आप फिगर यहां पर बनाओ। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो बताया था, तो फ्लो की डायरेक्शन अपवर्ड है। यहाँ पर आपको डाया दिया हुआ है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, यहाँ डाया दिया हुआ है, दिस इज 15 सेंटीमीटर, इसको भी बना लो। इसके बाद में आपको x दिया हुआ है, यहाँ से h मिल जाएगा क्या,
यहाँ से h मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 13.6 माइनस 1 कर देंगे, समझ में आएगा। अच्छा 13.6 माइनस 1 करेंगे या गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है। जब जब भी लिखे ना आपके दिमाग में चलना चाहिए पानी है या नहीं है ना। तो यहाँ पर आपके पास में 13.6 माइनस 1 नहीं होगा, बेसिकली 13,600 जो उसकी डेंसिटी होती है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कितना दिया हुआ है 0.9 यानी कि 900, ठीक है। सीधा सीधा आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी डिवाइड कर सकते हो, 13.6 डिवाइडेड बाय 0.9 ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जब फॉर्मूले में हमने डेंसिटी देखा तो मैं एज इट इज बता रहा हूँ, है ना। अभी भी आपका ये हैवी लिक्विड है, तो जो रेशो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, रेशो निकालना 1 माइनस कर देना, ठीक है। आपके पास में h आ जाएगा। बताओ जरा h कितना आ रहा है, सबसे पहला टास्क यही है, h निकालो। तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 352.77 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस, इसको पूरा पढ़ो, ये क्या है। ये इतना हेड है इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, उसकी टर्म्स में प्रेशर है ये। मरकरी की टर्म्स में तो प्रेशर इतना है, अगर मरकरी हेड के हिसाब से देखें तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन लिक्विड हेड के हिसाब से प्रेशर देखें तो वो इतना है ना। वो आपको ये बता रहा है, h है ना, ये पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस जो होता है, ये h दिया हुआ है। अब बताओ जरा क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकालने के लिए तो इक्वेशन एक ही है आपके पास में, है ना, वेंचुरी मीटर के लिए। व्हाट इज द इक्वेशन डिस्चार्ज निकालने के लिए, तो डिस्चार्ज निकाल सकते हो जब आप Q निकालने जा रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है, द डिस्चार्ज इक्वेशन इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाय A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। CD इक्वेशन में 0.98 गिवन है, A1 A2 आपको डायमीटर्स गिवन है, h हमने निकाल लिया है ना। मीटर्स में कितना, यूनिट्स का ध्यान रखना सारे लोग, है ना, यूनिट्स का ध्यान रखना। वो सेंटीमीटर में आया था तो 3.5277 है ना, ये मीटर में आ गया। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करो, डिस्चार्ज तो आपका आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 3, नहीं, ये तो आंसर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बताओ और किसी ने निकाला हो तो। लीटर पर सेकंड में यहाँ पर जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है वो है 148.79, दिस इज लीटर पर सेकंड। लीटर पर सेकंड में इतना, अगर आप मीटर क्यूब पर सेकंड में देखोगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड में 0.14879, ये बता रहे थे क्या, ठीक है, 0.14879 है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही निकाला था भाई इन्होंने भी, मैंने गलत बोल दिया। डिस्चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आया वो इतना है, ठीक है। आगे सब लोगों का जो दूसरा टास्क है ना वो निकालो, अब जो मैंने कंसेप्ट दिया था उससे, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं अब आपके सामने, ठीक है। h का जो एक्सप्रेशन है वो पता ही है हमें कि वो कैसे लिखेंगे। इस वाले पॉइंट पर हमने बर्नौली लगाई थी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो आप लोग हमेशा कैसे लिखोगे, हमेशा यहाँ पर एक को तो डेटम मान लेना, ये डेटम है। क्वेश्चन में ये डिफरेंस दिया हुआ था आपको, कितना दिया बताना जरा एक बार। हाँ 30 सेंटीमीटर दिया है क्या ना, हाँ 30 सेंटीमीटर ही दिया, द डिफरेंस इन द एलिवेशन 30 सेंटीमीटर आपको मेंशन है ना। ध्यान देना, h का फॉर्मूला क्या था, P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z2। उसने क्या बोला, प्रेशर डिफरेंस बताना है ना, उसने क्या बोला है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंट्रेंस सेक्शन एंड द थ्रॉट सेक्शन। आप मुझे बताओगे बेसिकली P1 माइनस P2 बताओगे, और किस यूनिट में बताओगे, मैं लिख देता हूं अभी, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। सब लोग कर पाएंगे क्या, h की जगह पर तो h रख दो, दैट इज 3 पॉइंट कितना था वो, 3.5277 मीटर है ना, ये तो h है। P1 और P2 को अभी अलग से टर्म बना लो, डिवाइड बाय रोजी कर दो, और Z1 कितना, क्योंकि हमने डेटम वहीं ले लिया, और Z2 कितना है, व्हाट इज Z2, Z2 है 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब है 0.3 मीटर। माइनस प्लस वगैरह का सबका ध्यान रखना, ठीक है। आंसर आपको फिर मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है। यूनिट्स बता दिए मैंने, इसी यूनिट्स में आप मुझे आंसर बताओगे। हाँ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर बताओ। मेरे को पता है आप लोग यूनिट्स की एकदम फाइनली गलती कर ही देते हो, है ना। तो इन्होंने जो आंसर बताया है डिजिट्स में तो सही है, लेकिन पॉइंट गलत जगह लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पर आपने फैक्टर छोड़ दिया है। इसलिए मैं अधिकतर क्वेश्चन में लिख देता हूं, इसी यूनिट में आंसर बताओ।
सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रोजी इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड बता के आ जाते हो, कोई परेशानी नहीं है ना। कोई आंसर बताएगा? किसी का आंसर आया क्या? 0.37 ही आ रहा है क्या सबका? हाँ सही है, 3.37 बताया आपने, 0.37 बताया। अच्छा ठीक है, वो यहाँ आते आते थोड़ा, चलो ठीक है ना। इन्होंने जो आंसर बताया है वो सही है, 3.3795 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। 3.37 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सबका आ गया। छोटी सी इक्वेशन है, छोटा सा कंसेप्ट था प्रेशर गेज के साथ में कि अगर प्रेशर गेज दे दे तो किस तरीके से इनको हैंडल करोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो फिर बैठे बैठे, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिवाइस को लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है, in a 100 mm, in the 100 mm diameter horizontal pipe, in the 100 mm diameter horizontal pipe, in the 100 mm diameter horizontal pipe, a venturi meter of 0.5 contraction ratio, a venturi meter of 0.5 contraction ratio, 0.5 contraction ratio has been fixed. 0.5 contraction ratio has been fixed. The head of the water, कुछ टर्म्स आपको क्वेश्चन में भी समझनी पड़ती है, जैसे ये जैसे एग्जाम में ना अगर क्वेश्चन आता है तो कई बार एक नई टर्म आ जाती है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझनी पड़ती है कि ये क्या है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन रेशियो बोल दिया है तो क्या लग रहा है आपको कौन सी टर्म होनी चाहिए? ये बेसिकली नहीं, डायमीटर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, डायमीटर्स है ना, तो D2 जो होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी डायमीटर 0.5 D1 हो जाएगी, जो पाइप की डायमीटर है, ठीक है, उसका 50% रह जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो का मतलब ये है, ठीक है, नोट करो। द हेड ऑफ द वाटर ऑन द मीटर when there is no flow is 3 meter. The head of the water on the meter, जो head of the water है मीटर में वो आपको दिया गया है when there is no flow is equal to 3 meter, ठीक है। और ये दिया हुआ है गेज, वैसे गेज को लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो आपको बताया हुआ है the head of water on the meter when there is no flow is 3 meter gauge. Find the rate of flow, find the rate of flow for which, find the rate of flow for which, find the rate of flow for which the throat pressure will be 2 meter of water. The throat pressure है ना, यानी कि इस जगह का जो प्रेशर है, थ्रोट प्रेशर को क्या बोला था हमने, P2, तो यहाँ पे बोला गया है थ्रोट प्रेशर विल बी 2 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट, तो 2 मीटर मीटर्स में दिया है, इसका मतलब P2 डिवाइड बाय रोजी दिया हुआ है, यूनिट्स को समझा करो। तो इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड बता रखा है, तो P2 नहीं दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, P2 डिवाइड बाय रोजी दिया हुआ है, दिस इज 2 मीटर, ठीक है, दिस इज 2 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट बताया, वो गेज बताया, ये एब्सोल्यूट बताया, है ना। नोट करो आगे। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.97, और कौन सी चीज यहां पर फ्लो कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है क्या, वाटर। तो वाटर की टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कोई बताएगा मुझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर एब्सोल्यूट कितना होता है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर हेड, है ना, वाटर हेड के बराबर होता है। और ये क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो वो 10.3 मीटर ऑफ वाटर हेड के बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जानकारी दे रखी है मैंने वो आपको बता दी है, इसमें जरा ट्राई करो।
कोशिश करो, इक्वेशन तो वही लगनी है ना। एरियाज वगैरह आपको दे ही रखे हैं, एक डायमीटर दे दी है, कॉन्ट्रैक्शन रेशो दिया है, तो एरिया की तो चिंता है नहीं आपको, है ना। तो बस हमें किसी ना किसी तरीके से एच निकालना है, और एच कैसे निकलेगा, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय ρg से निकलेगा। एक गेस टर्म्स में दिया है, एक एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया है, ठीक है। तो दोनों को किसी भी एक सिंगल टर्म्स में ले आओ, दोनों को एब्सोल्यूट बना दो। द हेड ऑफ वाटर फॉर नो फ्लो, नो फ्लो का जो हेड होता है वही तो स्टैटिक हेड कहलाता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब वाटर फ्लो भी करेगा और यहाँ पर अगर आप एक पाइप यदि इंसर्ट कर देते हो और इस पाइप के अंदर जब आप प्रेशर रीड करते हो तो वो बेसिकली यही वाला तो प्रेशर होता है ना, या हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में आ जाता है। इसके लिए तो एक तरीके से नीचे चाहे फ्लो हो चाहे मत हो, है ना, प्रेशर यहाँ का आपको पता लग गया है। तो ये वाला जो प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज दिस प्रेशर, ये आपको बताया हुआ है कितना था, ये 3 मीटर है ना, 3 मीटर गेज के बराबर है। तो बेसिकली जो पाइप के अंदर जब फ्लो नहीं हो रहा था उस टाइम पे प्रेशर यानी कि P1 अपॉन ρg जो है वो 3 मीटर गेज है, तो 3 मीटर प्लस 10.3 मीटर है ना। तो अगर एब्सोल्यूट में बताए तो ये हो जाएगा आपका 13.3 मीटर, ठीक है, दिस इज 13.3 मीटर। और एब्सोल्यूट में यहाँ का प्रेशर बता रखा है 2 मीटर, ठीक है। डिफरेंस लोगे तो आपको मिल जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय ρg, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 13.3 माइनस 2, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, दिस इज इक्वल टू 11.3 मीटर। तो ये आपका 11.3 मीटर क्या डायरेक्टली आपको एच गिवन है क्या, इन टर्म्स ऑफ हेड यहाँ पर चीजें दे रखी थी, 11.3 आया, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर आया। समझ में आ गई क्या बात है। तो क्वेश्चन के अंदर बस डेटा देने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो ये वो चैप्टर खुला है थोड़ा सा जिसमें आपको मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, वो वाली टर्म समझाई थी, है ना। और इसमें एक नई टर्म और आपको देखने को मिली है, वो है कॉन्ट्रैक्शन रेशो। तो कॉन्ट्रैक्शन रेशो बेसिकली डायमीटर्स का रेशो है। तो वेंचुरी मीटर में जो थ्रोट पर डायमीटर है डिवाइडेड बाय जो पाइप का डायमीटर है वो कॉन्ट्रैक्शन रेशो कहलाता है। हाँ, आंसर मेरे पास जो लिखा हुआ है, मेरे को आपका आंसर सुनाई नहीं देता है ना, मैं पहले आपको बता देता हूँ। आंसर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो 29.306 लीटर पर सेकेंड है ना। तो ये आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, आप लोग ट्राई करो, देखिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सारा का सारा खेल इस क्वेश्चन में सिर्फ एच को निकालने का था। हॉरिजॉन्टल था, एच हम जानते हैं P1 माइनस P2 डिवाइड बाय ρg होगा। बस प्रेशर लिखने के तरीके थोड़े से डिफरेंट थे यहाँ पर। तो प्रेशर जो आपको बोला था, द हेड ऑफ वाटर ऑन द मीटर, मीटर ने क्या रीडिंग शो की है जब वहां पर फ्लो नहीं हो रहा था, तो 3 मीटर उसने गेज का शो किया, तो फ्लो नहीं हो रहा, उसका मतलब बेसिकली वहां पर जब यहाँ पर जब आपने पाइप इंसर्ट करते हो तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बनती, तो उस जगह का प्रेशर आपको गिवन था, ठीक है। और फिर उसने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो हो रहा है, ताकि हमें थ्रोट पर कितना प्रेशर मिल जाए, 2 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट मिल जाए। तो सीधा सीधा P2 अपॉन ρg बताया हुआ है ना। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसकी समझ यदि डेवलप हो गई तो जो मैंने कैलकुलेशन करवाई है बस वही थी जो मेन थी वो। अब तो आपका A1 कैलकुलेट करोगे, A2 कैलकुलेट करोगे, H आप सीधा उठा के डालोगे, आंसर आएगा। तो सब लोग बताओ, देखें एक बार क्या आंसर आ रहा है। CD मैंने इस क्वेश्चन में 0.97 दिया था, है ना, ध्यान रखना। आंसर है किसी का? 2.99 गलत। मेरे पास तो 29.306 लिखा है। हाँ, 30 के आसपास तो आंसर सही है।
ठीक है, 29.306 लीटर पर सेकंड मेरे पास लिखा हुआ है, इसके आसपास आंसर आ जाएगा। कुछ बचा नहीं था इसमें, अगर क्वेश्चन देखो ना तो लैंग्वेज समझ करके बस 2-3 चीजें डिकोड कर ली थी। उसके बाद में तो आपका एच आ चुका है। एच आने के बाद में वही वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला, वो हमेशा सेम फॉर्मूला लगता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइन हो। कौन सा फॉर्मूला, एक बार फिर से लिख देता हूँ। डिस्चार्ज होगा वो CD मल्टीप्लाइड बाय दोनों एरियाज मल्टीप्लाइड बाय √2GH डिवाइडेड बाय डिफरेंस स्क्वायर का, है ना। तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप कर दो। बड़ा वाला एरिया ऑब्वियसली उसका स्क्वायर करेंगे माइनस छोटे वाले एरिया का स्क्वायर करेंगे, आपको ये चीज मिल जाएगी। क्वेश्चन में CD दे ही रखा था, 0.97 था। A1 डायमीटर आपको सीधी दे रखी थी और ये डायमीटर आपको बता रखा था कॉन्ट्रैक्शन रेशियो करके, है ना। और वो कितना है, वो 0.5 है, तो डायमीटर आधी रह गई। तो यहाँ पर A1 और A2 निकाल दिया। A1 जितना निकाला होगा उसका 1/4 एरिया A2 आया होगा, ठीक है। उसके बाद में आपने इसको सॉल्व किया और यहाँ से आपका जो आंसर निकला है वो निकला है 29.8, दिस इज लीटर पर सेकेंड। वैसे निकलेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में तो इंटू 10⁻³ भी आ रहा होगा, ठीक है। कन्वर्ट करवाओगे लीटर पर सेकेंड में 29.8 लीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा था वेंचुरीमीटर के बारे में। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको, है ना। सारे डेरिवेशन हमने देख लिए कि हेड का रिलेशन क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड में जो हाइट आती है उसका रिलेशन क्या है, लॉजिक क्या लगता है ना। अगर प्रेशर अलग से दे दे तो क्या करेंगे, सब कुछ आपको बता दिए। तो ये सबसे बेटर टॉपिक होता है अंडरस्टैंडिंग बर्नौली की लेने के लिए कि बर्नौली वाकई में लगती कैसे है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। अब बाकी जगह पर जब आप करोगे अब नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में, तो वो हम बहुत फास्ट कर पाएंगे कैलकुलेशन को। तो जो आज हमने पढ़ा है ना, इसको अच्छे से रिवाइज करना, डेरिवेशन भी करना बर्नौली इक्वेशन का, क्योंकि ऑलरेडी मेंस एग्जाम में आ चुका है, कभी भी वापस आ जाएगा, है ना। और जरूरी नहीं कि सेम डेरिवेशन आए, कभी भी कोई वोर्टेक्स फ्लो का डेरिवेशन करवा लेगा कभी आपसे, है ना, कभी भी करवा लेगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत तेजी से चेंज होता है। कभी भी कुछ भी पूछते हैं, कभी बहुत ही इजी दे देते हैं एग्जाम, कभी बहुत डिफिकल्ट दे देते हैं, है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको हमेशा तैयार रखना है, ठीक है। इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।